नमस्कार, वंदे मातरम। मैं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर के समावेशी शिक्षा की बात कर रहे थे और समावेशी शिक्षा में अपना दूसरा अध्याय आरंभ किया है, जिसमें अधिनियम, नीति और परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कुछ शिक्षा को लेकर बाधित और विशेष बच्चों के लिए, क्योंकि अभी अलग अलग प्रारूप तैयार हो रहे हैं और शिक्षा नीति, नई नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पढ़ा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अपने 1986 वाली पढ़ा, उसके उद्देश्य और किस प्रकार उन्होंने विशिष्ट बालकों के लिए, किसके लिए, विशिष्ट बालकों के लिए अलग अलग योजना बनाई, छात्रवृत्ति व्यवस्था की, जिससे क्या है, जो पीड़ित बच्चे हैं समाज से और सामान्य व्यक्तियों से, विद्यालय से और आसपास वातावरण से, उन बच्चों को सुधारने के लिए जिस प्रकार शिक्षा नीति में इन विशिष्ट जो है या अपंग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था करना, एकीकृत शिक्षा की बात की कि इनको सभी के साथ और उनको विशेष सुविधा देकर बालकों के लिए ऐसी व्यवस्था करना। तो भारत देश में, केवल राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में इन विशिष्ट अल्पंग बालकों के लिए कैसे व्यवस्थाएं की जाए, किस प्रकार योजनाएं लाएं, जिससे इन बालकों का जो जीवन है, जो अपंग बच्चे हैं, बाधित है, ये कुछ % है, उनको तो सामान्य बालकों के साथ रखें, विद्यालयों के साथ रखें, और उससे कुछ तो उनके अलग से उसी स्कूल में अलग से समावेशी शिक्षा देने की बात करें। और अधिक है, बिल्कुल से बिल्कुल अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करना, गैर सरकारी सरकारी संस्थाओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त देना। तो लगभग भारत में कहते हैं, अभी शिक्षा की नीति कहती है कि 90% जो अपंग बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि संस्थाओं द्वारा उनका सर्वे किया गया, गांव स्तर पर, ढाणी स्तर पर, फिर पंचायत पे, सभी की रिपोर्ट के, इस पंचायत में, इस गांव में, इस ढाणियों में इस प्रकार के बच्चे हैं, कुछ मानसिक रूप से, कुछ ऐसे बच्चे हैं तो शारीरिक रूप से अपंग हैं लेकिन मानसिक रूप से वो प्रबल है, समर्थ है, जो अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको सुविधा मिलनी चाहिए। बच्चे जो हैं उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना, जिससे कि इस समाज से दूर ऐसे वातावरण में जाना, जब वो परिपक्व हो जाएगा और आवासीय के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यार होशियार बच्चा है, तो उस होशियार बच्चे के लिए छात्रवृत्ति देना, समाज के लोगों के द्वारा सहयोग करना, संस्थाओं द्वारा सहयोग करना, सरकार के द्वारा उनको छात्रवृत्ति देना। तो इस प्रकार उनको छात्रवृत्ति देना, जिससे छात्रवृत्ति का मतलब यही होता है कि बच्चों को प्रोत्साहन देना कि ये आपको छात्रवृत्ति है, जैसे विदेश जाने के लिए व्यवस्था की। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन बालकों का भविष्य सुधारने के लिए, कि अगर इन बालकों को सुविधा मिलेगी। अब साथ में आता है, कई बार क्या होता है, इस प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं और उन संस्थाओं में बालकों को वैसी सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन जबकि वैसे वो शिक्षा दावा करती है। तो ऐसे ही व्यवस्था करना, कानून बनाना, एक्ट लाना, जिससे कि वहां की जो बालकों को सही शिक्षा देना। तो इस आज बात करते हैं 1992 का जो क्रियान्वयन के प्रारूप की संरचना है, उस पर अपन बात करते हैं। क्रियान्वयन के प्रारूप की संरचना, क्रियान्वयन प्रारूप की संरचना 1992 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई, जिससे कि विश्लेषण किया गया कि इस क्षेत्र में एक रिपोर्ट तैयार की गई, इस क्षेत्र में इस प्रकार। तो उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 जो बच्चे हैं इस प्रकार की सुविधा उठा रहे हैं। फिर उन्होंने इस प्रकार जो बहुत अधिक एक क्षेत्र में की बात करें
तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार और दूसरे क्षेत्र में और 66,000 और सुविधा उठा रहे हैं। और ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर गांव में ग्रामीण है तो उन बालकों की व्यवस्था की गई है। तो उन बालकों के लिए क्रियान्वयन प्रारूप तैयार किया गया कि 1992 में रिपोर्ट पेश की गई कि इन बालकों के लिए और 66,000 जो बालक और भी जो सुविधा उठा रहे हैं, तो उन बालकों के लिए जो व्यय हो रहा है प्रति बालक, वो कितना हो रहा है? 2,000। अब और कम होने की व्यवस्था है। तो इस प्रारूप का ये उद्देश्य रहा कि हर क्षेत्र में ऐसे बालकों की सुविधाएं देना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे 20,000 पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसे क्षेत्र, तो हर ग्रामीण क्षेत्र में, जिले में ऐसे क्षेत्र एकीकृत शिक्षा के लिए समवर्ती या एकीकृत शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, और विशिष्ट बालक के लिए ऐसी रिपोर्ट तैयार करना कि इस क्षेत्र में जैसे मान लो 20,000 बालक पढ़ रहे हैं, 20,000 बालक है, उन 20,000 बालकों के लिए क्या व्यवस्था है, संस्था द्वारा क्या व्यवस्था है। अब वो संस्था द्वारा जिस प्रकार गैर सरकारी संस्था चला रहे हैं, तो सरकार के द्वारा जिस प्रकार डाइट चला रहे हैं, उन डाइट में ऐसे शिक्षण तो अध्यापकों को तैयार करना जो इन बालकों को शिक्षा दे पाए। तो सरकार के द्वारा इस प्रकार संस्थाएं चलाई जा रही है, इस प्रकार अलग अलग जिले में डाइट व्यवस्था की गई, जिससे कई शिक्षक है शिक्षा प्राप्त करके और इन बालकों को शिक्षा प्राप्त दे रहे हैं। तो ऐसे बालकों की व्यवस्था की गई, जिससे प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में व्यवस्था की गई कि प्रदेशों में किस प्रकार के जो बालक हैं उन बालकों के लिए व्यवस्था की जाए ताकि इनकी सुविधा हो। और हर प्रारूप, हर एक्ट का, हर नीति, हर योजना का यही इस पूरी शिक्षा में अपन बात कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब यह है कि हर बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना जिससे कि बालक को अधिक से अधिक अपने आप के जो क्षमता है उन क्षमता को समझना, तो ऐसे शिक्षण देना और ऐसे अध्यापक को भी तैयार करना कि बालक की कौशल को समझना, बालक की परिस्थिति को समझना, बालक की बुद्धि को समझना, बालक की मानसिक स्थिति को समझना। इस प्रकार जो उनको शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है, विशिष्ट शिक्षक तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद ऐसे बालकों को आवासीय योजना के लिए व्यवस्था देना, और उसी के साथ उनको अलग से समय के साथ अलग अतिरिक्त क्लासों लगा के उनको शिक्षा देना। या ऐसे बिल्कुल ऐसे बालक हैं जो इन बालकों के साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे बालकों के लिए अलग व्यवस्था करना, उनके लिए अलग शिक्षक की व्यवस्था करना। तो इस प्रारूप का यही उद्देश्य था कि हर क्षेत्र की इस प्रकार की योजना विश्लेषण करना कि कौन से क्षेत्र में कितने बालक है, किस जिले में, किस गांव में, और जिले स्तर पर जिस प्रकार शिक्षण दिया जाता है, ताकि बालक की जो व्यवस्था है इस प्रकार की जाए कि तो वो अपने आप को परिपक्व हो पाए। तो ये बालक जो है ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं चलेंगे डाइट के द्वारा, और 1991 में लगभग कई जगह इस प्रकार के हर क्षेत्र में व्यवसायिक केंद्र खोले गए। आप आजकल आप देखते हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है, कुटीर उद्योग ट्रेनिंग दी जाती है, और संस्थाएं इस प्रकार के बालकों के लिए पढ़ने के बाद इसको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि बालक अपना काम हुनर सीख जाए और हुनर से अपना जीवन व्यापार कर लें। तो इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा व्यवस्था की जाती है। यही है कि बालक अपने जीवन में अपने उस वातावरण को, क्यों बालक जो है हर क्षेत्र से परेशान होकर जब आता है, जब अपने आप अलग महसूस करता है, उसके साथ जो मजाक जीवन में बन जाता है, तो वो इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करें जो बालक हैं वो किसी के मजाक ना बने, हाशिए का पात्र ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि बालक को किस प्रकार उसको सुविधा मिलनी है और इस प्रकार उसकी शिक्षा मिले। लगभग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से उनको शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। अब अगली उनकी संस्था है, गवर्नमेंट की जो संस्था है भारतीय पुनर्वास परिषद है, अधिनियम 1992, और उसके बाद किस किस प्रकार सुधार किया गया उसके बारे में बात करेंगे अपन। भारतीय पुनर्वास
परिषद 1992 और संशोधन 2000 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। इसको अपन लंबा नहीं, आपको शॉर्टकट में मैं आपको एक सीधे तरीके से समझा देता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है या किस प्रकार रखा। तो ये एक्ट संशोधन यानी इसका जो बना उसके बाद 1992 ये संवैधानिक रूप ले लिया। 93 में इन्होंने अपने पूर्ण रूप संवैधानिक रूप से ये पारित हो गया, संसद द्वारा इसको पारित किया गया। ये गवर्नमेंट की संस्था है और संस्था का जो उद्देश्य है वो बात करते हैं, संस्था किस क्या काम करती है। तो 2000 की संशोधन उनके बाद की बात करते हैं। तो संशोधन तो इसका ये था कि ऐसे व्यक्ति ऐसे शिक्षकों को तैयार करना, प्रशिक्षण देना जो इस प्रकार विशिष्ट बालकों को एक अच्छी शिक्षा दे पाए और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी मुकदमे दायर करना जो बिना प्रशिक्षण लिए जो इस प्रकार के बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, बिना प्रशिक्षण लिए इस प्रकार की जो संस्थाएं चला रहे हैं उसके विरुद्ध भी मुकदमा दायर करना, आपराधिक तौर पर उसको लेना और इस प्रकार की संस्था देना और ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण देना उन अध्यापकों को या उनको व्यवस्था ही देना। समय समय के साथ जैसे जैसे नीतियां बढ़ती है, नीतियां बनती है तो पाठ्यक्रम में सुधार हो रहा है तो उन शिक्षकों को सुधार करने की व्यवस्था करना। तो ये सारी चीजें जो भारतीय पुनर्वास परिषद का अधिनियम है इसके द्वारा 1992 का ये व्यवस्था की गई है। और अधिक से अधिक उन कर्मचारियों जो पेशेवर कर्मचारी हैं जिसके क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी भी सुविधा की व्यवस्था कराना, जिससे देखो बिना सुविधा के कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता, तो उनको इस प्रकार सुविधा में समय समय के साथ उसमें भी संशोधन करना, सुविधाएं करना, उसे उनके लिए अवश्य व्यवस्थाएं कराना ताकि बच्चों को वहां रहकर उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये सारी व्यवस्था भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के तहत संशोधन 2000 के अंतर्गत किया गया। तो इस प्रकार उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जो है रिपोर्ट तैयार कराना और उसके जो कर्मचारी है उनको प्रशिक्षण देना और इस प्रकार का तैयार करना और अधिक से अधिक जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उस पे भी अलग योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति देना, निःशुल्क उनको शिक्षा देना और अधिक से अधिक विदेशी मामलों में जो है भेजने के लिए वो भी छात्रवृत्ति देना। तो ये सारी जो चीजें हैं अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचा सके। तो जिस प्रकार इस DDRP जो है केंद्र उसका भी उद्देश्य रहता है कि इन प्रकार के बालकों को अधिक शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना और व्यवसायिक प्रशिक्षण देना और उसके साथ ताकि जो बालक हैं उन बालकों को शिक्षा प्राप्त होती है। कुल मिला के बात एक ही आती है कि ऐसे बालकों को तैयार करना, साथ में ऐसे शिक्षक को भी तैयार करना और उस शिक्षण को इस प्रकार प्रशिक्षण देना और ऐसे ताकि इस ऐसे बालकों का भविष्य सुधर पाए। कुल मिला के यही एक वाक्य रह जाता है कि अच्छे जो विशिष्ट बालकों की अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। तो ये दो आपने टॉपिक पढ़े, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम और दूसरा कन्वेंट प्रारूप 1992। इस प्रकार क्रिया कन्वेंट प्रारूप का पढ़ा तो उन्होंने यही है कि किस प्रकार इन विशिष्ट बालकों का विशेष रिपोर्ट तैयार करना अलग अलग तरीके से ताकि उन बालकों को शिक्षा प्राप्त हो। तो आज का टॉपिक यही था, पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 अंतर्गत किस प्रकार जो शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है। जय हिंद।